जय हिंद एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, लाजवाब होंगे। तो आज बात करते हैं अग्निवीर सैंपल पेपर 1। और जो ये सैंपल पेपर है ये जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट से हमने लिया है। जैसा कि आप सभी को पता है वहाँ से ही पेपर आपके बनते हैं, बिल्कुल सिमिलर ही आपके क्वेश्चन पेपर बनते हैं। तो आज हम थोड़ा इस पेपर को डिस्कस करेंगे। इसके बेस पे आप अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और अपनी तैयारी को आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कैसे क्वेश्चन पढ़ने हैं और कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसके बेस पे ही आपको मैं डिटेल वीडियोस भी आगे बनाऊंगा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपके पास इस सैंपल पेपर में, हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र आफ्टर भगत सिंह कोश्यारी रिजाइंड एज द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। जैसा कि आपको पता है महाराष्ट्र के जो गवर्नर थे पहले वो कौन थे, वो थे भगत सिंह कोश्यारी। अब जबकि सैंपल पेपर तब की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, अभी रिसेंट की बात नहीं कर रहा हूं। इसके लिए मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा, तो पूरी गवर्नर की एक लिस्ट लेकर आऊंगा और उन गवर्नर्स के बारे में बताऊंगा प्रेजेंट में कौन क्या है, तो वो अलग से वीडियो है। लेकिन अभी हम बात करेंगे भगत सिंह ने जैसे ही यहां इस्तीफा दिया था उसके बाद महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन बने, तो ये बने थे रमेश बैस। रमेश बैस भगत सिंह कोश्यारी के इस्तीफा देने के बाद महाराष्ट्र के राज्यपाल बने। तो यहां से हमें आइडिया लगता है कि जो हमारा गवर्नर वाला जो पोर्शन है, राज्यपाल है जितने भी राज्य के, उन सभी राज्यपाल का नाम हमको याद करना है। अब बात करेंगे अगला क्वेश्चन आपके पास यहां पे दिया गया, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश इन फरवरी 2023। 2023 में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल किसे बनाया गया था, तो उनका नाम है एस अब्दुल नजीर। क्या नाम है? एस अब्दुल नजीर। 2023 में फरवरी में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बने थे। अब आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन आपके पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग स्टैब्लिश। आपको पता है बच्चा, जो आपका मुस्लिम लीग है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ये 1906 में बनी थी। कब बनी थी? 1906 में बनी थी। और इसको बनाया गया था कहां पर? ढाका में इसको बनाया गया था। जैसा कि आपको पता है मुस्लिम लीग ने जितने भी आपके मुस्लिम लोग हैं उनके लिए लड़ाइयां लड़ी, या फिर बोल सकते हैं आज़ादी के लिए लड़ाइयां लड़ी। और जो आपने देखा होगा 1909 का जो एक्ट आया था, उनके ही प्रेशर में वो एक्ट आया था, 1919 वाला एक्ट आया था। तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बदलाव लाया अपनी सोसाइटी के लिए। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को 1906 में ढाका में बनाया गया था, आपको ये याद करना है ना। ये देखिए अब क्वेश्चन कहां से आ गया है, ये आ गया है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से। ऐसे ही कांग्रेस से क्वेश्चन आ सकता है जितने भी हमारी संस्थाएं बनी हैं उन संस्थाओं से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। उन संस्थाओं को भी आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं आने वाले लेक्चर्स में। तो आज मेरा मोटिव ये था कि आपको ये आइडिया लग पाए कि क्वेश्चन पेपर कैसा आता है एग्जाम में, तो उसके बेस पे ही हम आगे इसके बेस पे ही हम क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। अगला क्वेश्चन, हु वाज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। अब ये देखिए वाइसरॉय हो गया, गवर्नर हो गया, ये पेपर में आता ही आता है भाई, इसको आप लॉक कर दीजिए, आप इससे नहीं बच सकते, ये आपको मैं बता दे रहा हूं। अब देखिए यहां पे भारत का अंतिम वाइसरॉय कौन था, वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। जब इंडिया आजाद हुआ था 1947 में, उस वक्त कौन थे, आजादी के वक्त आपके लॉर्ड माउंटबेटन थे वाइसरॉय। और आजादी के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, वो थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। आया बात समझ में? इसके बारे में हम आगे जो एक वीडियो सेपरेट वीडियो बनेगी वहां पर डिस्कस करवाऊंगा आपसे मैं। चलिए, इंडियन एयरफोर्स हेडक्वार्टर, अब देखिए जो भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहां पर है। अगर बात की जाए इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी या इंडियन आर्मी, इन तीनों के ही हेडक्वार्टर जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। कहां पर है? नई दिल्ली में आपको मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आपका है उदयगिरी। अभी हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया, उदयगिरी हो गया या फिर आपका हो गया क्या, ये खंडगिरी की गुफाएं उड़ीसा में है। लेकिन उड़ीसा में है और उड़ीसा में कहां पर लोकेटेड है आपको बताना है। तो ये सिंपल सी बात है, उड़ीसा में कहां पे होगा, उड़ीसा में भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर में आपके पास उदयगिरी और खंडागिरी की पहाड़ियां या केव्स, गुफाएं लोकेटेड है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए हिस्ट्री से क्वेश्चन आ गया है। अब आगे बात करते हैं बहरूद। आपने सुना होगा बरहुत एक गांव है जहां पर बौद्ध स्तूप है। और बेसिकली बौद्ध स्तूप है, ये कौन से राज्य में आपको मिलता है? छत्तीसगढ़ में मिलता है, महाराष्ट्र में मिलता है, या फिर बात करें आपका उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। तो यहां पर से करेक्ट आंसर होगा बहरूद। एक गांव है जो अपने बुद्धिस्ट स्तूप के लिए फेमस है, पूरा एंटीक बुद्धिस्ट स्तूपा है यहां पर।
ये कहां पर है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी को हम लॉक कर देते हैं। अब इसी तरह से हम आगे बात करेंगे। अगला जो प्रश्न आपके पास दिया गया है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल सेलिब्रेट द रिसर्केशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब इसका मीनिंग क्या होता है बेटा? देखो यहां पे लिखा है, देखो कहां पर है, पुनर्जीवन। अब पुनर्जीवन का मीनिंग क्या होता है? देखो बेटा यहां पर अगर बात की जाए ना, पुनर्जीवन का मीनिंग होता है एक बार मरने के बाद दोबारा वापस जिंदा होना। ये किससे रिलेटेड है? जीसस क्राइस्ट से, है ना, जीसस क्राइस्ट से रिलेटेड है आपके पास। जितना सुना होगा आपने, जो आपके यीशु मसीह थे, यीशु मसीह से रिलेटेड है। माना जाता है कि यीशु मसीह को गुड फ्राइडे या फ्राइडे के दिन उनको सूली पे चढ़ाया गया था। कब? फ्राइडे के दिन उनको सूली पे चढ़ाया गया था, लेकिन उसके 2 दिन बाद संडे को, रविवार को फिर से वापस जीवित हो जाते हैं। इसको कहा जाता है आपका क्या? रिसर्केशन या फिर पुनर्जीवन। पुनर्जीवन कहा जाता है कि जो आपके क्राइस्ट थे, जीसस क्राइस्ट थे, वो दोबारा जीवित हो जाते हैं। तो एक उम्मीद की किरण जाग जाती है इंसानियत में भी कि भाई कभी भी हमें होप नहीं छोड़नी चाहिए। तो ये वहां से क्वेश्चन आया हुआ है। इसको कहा जाता है ईस्टर। उस दिन हम ईस्टर को सेलिब्रेट करते हैं। ईस्टर एक फेस्टिवल है जो आपका क्रिश्चियनिटी में सेलिब्रेट किया जाता है। जितने भी आपके क्रिश्चियन रिलेटेड रिलीजन से रिलेटेड लोग हैं, है ना, वो सब ये फेस्टिवल को या फेस्टिव को सेलिब्रेट करते हैं। इसको कहा जाता है ईस्टर। आया बात समझ में? और गुड फ्राइडे को उनको सूली पे चढ़ाया गया था। अब आगे बात करेंगे हम। आगे नेक्स्ट आपका है रूप नारायण एंड दामोदर आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। आपके क्वेश्चन पूछा गया है, एक रूप नारायण है और एक दामोदर है। ये 2 नदियां हैं। ये किसकी सहायक नदियां हैं? सिंपल सी बात है, ये अब हुगली नदी की। हुगली नदी इन मेन नदी है। हुगली नदी की सहायक नदी है दामोदर और रूप नारायण। इन दो से ये दोनों कहां पर मिलकर मिलती है? ये मिलती है जाकर के हुगली नदी से। तो ये देखिए जो आपके पास ड्रेनेज सिस्टम से है, नदी तंत्र है भारत का, तो यहां से भी क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत बारी आते हैं। अब आगे बात करेंगे। अगला जो क्वेश्चन आपके पास रहेगा प्यारे बच्चा या मेरे दोस्तों, जो भी आप सभी हो, है ना, क्योंकि आप सभी ऐसे लोग हो ना जो देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जो अपना पार्टिसिपेंट या फिर बोल सकते हैं सहयोग देंगे आने वाली जनरेशन को। आप एक नाम रोशन करोगे। तो आप सभी से मुझे उम्मीद है, तैयारी है जरा खूब दबा के कीजिएगा, बढ़िया से कीजिएगा। बिल्कुल भी आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि हम आपके साथ हैं। हर एक चीज़ें हम आपको करवाने वाले हैं। सारे सब्जेक्ट्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर करवाएंगे, सारे टॉपिक्स यहाँ पर करवाए जाएंगे। तो आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं हारनी है। आगे बात करेंगे यहाँ पे चांगथांग, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य जीव अभ्यारण्य है। ये कहां पर है? तो चांगथांग आपके लद्दाख में लोकेटेड है, जो बेसिकली बहुत ही जो यहाँ के स्नो लेपर्ड वगैरह है यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि वह आपका नेशनल पार्क से क्वेश्चन आ सकता है, बायोस्फीयर रिजर्व से क्वेश्चन आ सकता है और सेंचुरी से क्वेश्चन आ सकता है। ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल वीडियोस में भी डिस्कस करवाने वाला हूं। आगे बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, 2011 की जनगणना के अनुसार यहां पर पूछा गया है बुद्ध धर्म या फिर बौद्ध पॉपुलेशन, जो बौद्धिस्ट है ना, बौद्ध आबादी पूरे देश में लगभग कितनी है? तो ये लगभग 0.7% उस वक्त थी। तो महाराष्ट्र हो गया, लद्दाख हो गया, है ना, यहाँ पर ये आपको ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट होने वाला है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, हु वाज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम नवंबर 9, 2022। आप देखिए यहाँ पे यूयू ललित उस वक्त क्या थे? पहले 9 नवंबर 2022 से पहले यूयू ललित इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे या सीजीआई थे। लेकिन इनके बाद जो 50th नंबर के 50वें नंबर के जो सीजीआई बनते हैं उनका नाम है डीवाई चंद्रचूड़ या फिर धनंजय वाई चंद्रचूड़ उनका करेक्ट नाम होगा, जो इस वक्त क्या बने थे? मुख्य न्यायाधीश बने थे सुप्रीम कोर्ट के। आगे बात करेंगे राजेश बिंदल वॉज एलिवेटेड टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन फरवरी 2023 अर्लियर ही वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आपसे पूछा गया है जो राजेश बिंदल जी है ये सुप्रीम कोर्ट के क्या जज बन चुके हैं, लेकिन इससे पहले ये अपनी सेवाएं कहां पर दे रहे थे? देखिए कितना डेप्थ में कहां से क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया है भाई। तो ये उससे पहले थे आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज। आगे बात करें, अगला जो प्रश्न आपको पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ वुमेन्स प्रीमियर लीग टू बी
रोब्ड इन बाय फ्रेंचाइजीज, कौन सी ऐसी महिला क्रिकेटर थी वुमेन प्रीमियर लीग में जिनको सबसे पहले खरीदा गया था? उनका नाम था स्मृति मंदाना, जो सबसे ज्यादा कॉस्ट भी है इनकी, और या फिर बोल सकते हैं ये इनको आरसीबी ने अपना प्लेयर बनाया, यहां तक कि कैप्टन भी बनाया है। तो स्मृति मंदाना इनका करेक्ट आंसर नाम होगा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आपके पास है, विच वुमेन्स सिंगल शटलर अलॉन्ग विद द सिंगल शटलर अलॉन्ग विद द क्या मैन सिंगल शटलर मानराज सिंह है, लेट द 19 मेंबर इंडियन कॉन्टिजेंट एट द डच जूनियर इंटरनेशनल 2023 टूर्नामेंट। यहां पूछा गया है जो एक डच जूनियर इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ था 2023 में, किस महिला एकल शटलर ने पुरुष एकल शटलर मनराज सिंह के साथ 19 सदस्यीय भारतीय दल का नेतृत्व किया था? उनका नाम क्या था? उनका नाम था यहां पे अरुणदंती पंटावने था, जो मनराज सिंह के साथ वहां पे गए थे और इन्होंने इसको लीड भी किया था। किसको? डच जूनियर इंटरनेशनल को। तो ये देखिए आपको स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आया हुआ है, और स्पोर्ट्स से क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। The time taken for the certain sound wave to complete one cycle is 0.25 seconds. What is the its frequency? अब देखिए जो आपकी आवृत्ति होती है ना, आवृत्ति इज इक्वल टू होता है 1/t। आवृत्ति होती है वो t के या टाइम के क्या होती है? रिवर्स होती है। तो f इज इक्वल टू 1/t है। तो आपसे पूछा गया कि फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बेटा? फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? फ्रीक्वेंसी की बात करें यहां पर 1/t। t कितना है आपका? 1 एक साइकिल है, 0.25। ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 2 0 जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो 100 अपॉन आपका 25 आएगा, तो 25 चक्कू 100। तो 4 हर्ट्ज आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आता है जो साइंस से कभी कभार पूछ लेता है। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, 9th और 10th लेवल का आपको साइंस पढ़ना है, ज्यादा मुश्किल साइंस आपको नहीं करना है। चलिए आगे बात करें। अ पेंडुलम स्विंग्स डाउनवर्ड इट्स वर्क कन्वर्ट्स पोटेंशियल एनर्जी टू। अब देखिए जब पेंडुलम में जब नीचे आएगा ऐसे करके करेगा ये, तो क्या है बेटा? जो पहले तो ये आपका किस में होता है? स्थितिज ऊर्जा में होती है इसकी एनर्जी, लेकिन जैसे ये गति करेगा तो सिंपल सी बात है काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कहां पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ मैटर। आप देखिए द्रव्य का एक ठोस रूप कौन सा है? आपने देखा जो मैटर होते हैं आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं, द्रव्य अलग अलग प्रकार के होते हैं। आप सोचेगा ठोस कौन सा है इनमें? ठोस देखिए स्मोक तो गैस है, एयर गैस है, जूस क्या है? ये आपका तरल है, द्रव है। तो वुड क्या है? यहाँ पे वुड आपका ठोस हो जाएगा। ये क्या है? ये आपका ये द्रव है, ये वायु गैस बोल सकते हो आप। और ये क्या है बेटा? ये आपका है जूस, तरल बोले तो द्रव बोले तो लिक्विड। और ये क्या है? कास्ट आपका ठोस है, ठोस बोले तो सॉलिड। अगला प्रश्न आपको सामने, देयर आर 3 मेन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। इनमें विद्युत के 3 मुख्य प्रभाव है। विद्युत के कितने हैं? 3 मुख्य प्रभाव है। कितने हैं? 3 है। और निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? कौन सा नहीं है? देखो हीटिंग इफेक्ट आता है, यहां सिंपल सी बात है, विद्युत से तापीय हीटर सेकते हो आप कभी, और चुंबक मैग्नेट इफेक्ट आता है, खींचता है अपनी साइड। और केमिकल इफेक्ट बिल्कुल होता है बेटा, आपने देखा पानी वगैरह गर्म होता है, तो ये फिजिकल इफेक्ट नहीं होता, भौतिक प्रभाव नहीं होता विद्युत धारा से। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे द इन्वेंशन ऑफ द, है ना, किसका है? इन कंडेंसेंट लाइट बल्ब एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट सेंट्रल पावर स्टेशन बाय डैश डैश led to the rapid introduction of electric power into factories and homes। सिंपल सी बात है, किसके द्वारा? ताप दीप्त प्रकाश बल्ब के आविष्कार किया गया था, और प्रथम केंद्रीय विद्युत स्टेशन का निर्माण से कारखानों और घरों में विद्युत शक्ति की तीव्र आपूर्ति शुरू हुई थी। सिंपल सी बात है, कौन हो गया? थॉमस अल्वा एडिसन। आपने सुना होगा जो एडिसन थे, एडिसन ने ही विद्युत बल्ब की खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करें आगे। अगला क्वेश्चन, मिरर इज यूज्ड टू डेंटिस्ट टू सी द इनलार्ज इमेज ऑफ अ टीथ। अच्छा, जो दंत चिकित्सक होते हैं ना, वो कौन से वाले मिरर का उपयोग करते हैं जिससे कि क्या हो? दांतों का साइज बड़ा सा दिखाई दे। तो वो होता है आपका अवतल लेंस, अवतल दर्पण का वो उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए भाई, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। इनमें से कौन सा वाला एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? और जो रीपेनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का पकना, केमिकल रासायनिक परिवर्तन है। और फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स रासायनिक परिवर्तन है। और बर्निंग ऑफ कोल, वुड और लिव से रासायनिक परिवर्तन है।
प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण क्या है आपका भौतिक परिवर्तन है। क्या है ये? एक भौतिक परिवर्तन है जो दोबारा रिवर्स हो सकता है, जो इसकी जिसकी अभिक्रिया वापस हो सकती है, उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज या फिर भौतिक परिवर्तन। जो एक बार गया वापस नहीं हो सकता। अंगूर एक बार पक गए, फला एक बार पक गए तो क्या दोबारा कच्चे बन सकते? नहीं बन सकते। तो कहीं ना कहीं वो वन डायरेक्शन रिएक्शन है वो, समझे बात को? उसको बोलते हैं हम केमिकल, और ये आपका क्या है? रासायनिक नहीं, भौतिक आपका परिवर्तन है। आगे बात करेंगे यहां पर, द जनरल फॉर्म ऑफ अ रिएक्शन इज ए बी टू ए प्लस बी। देखो ए बी था एक, और ये दो पार्ट में टूट गया, दो भागों में इसको तोड़ दिया गया। इसको क्या बोलोगे? संयोजन बोलोगे, अपघटन बोलोगे, या फिर एकल प्रतिस्थापन या फिर दहन बोलोगे। सिंपल सी बात है, इसको बोलोगे डीकंपोजिशन, अपघटन। अपघटन का मतलब होता है टूटना। तो ये क्या हो गया? टूट चुका है। जो ए बी था पहले, अब ए बी किस में हो चुका है? ए प्लस बी में हो चुका है। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो करेक्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके पास है, कैलामाइन सॉल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन आंट बाइट्स बिकॉज कैलामाइन सॉल्यूशन इज इन। चींटियों का काटने पर त्वचा पर कैलामाइन का विलेन लगाया जाता है, क्योंकि कैलामाइन विलेन की प्रकृति कैसी होती है, आपसे यह पूछा गया है। तो यहां पर देखिए, जो कैलामाइन होता है वो क्या होता है? वो क्षारीय होता है। चींटी काटती है तो अपना अम्ल वहां पर छोड़ देती है, फॉर्मिक एसिड वो छोड़ देती है वहां पर। और अम्ल अगर छोड़ेगी, अम्ल को न्यूट्रल करने के लिए हम कौन सा यूज करेंगे? किस चीज का यूज करोगे? तो आप क्षार का यूज करोगे। तो क्या है? क्षार होगा, बेसिक। तो सिंपल सी बात है, जो कैलामाइन होता है वो क्या होता है? क्षारीय होता है। वो कैसा? बेसिक होता है नेचर में। तो फिर अगर आप एसिड और बेस को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा आपका? फिर हो जाएगा वो आपका न्यूट्रल। न्यूट्रल बोलते उदासीन। आया बात समझ में आपको? चलिए आगे बात करें। अगला प्रश्न आपके सामने, सॉलिड सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद द क्लोरीन गैस टू प्रोड्यूस सॉलिड सोडियम क्लोराइड। दिस इज द, ये किस टाइप की आपकी रिएक्शन होने वाली है? अब यहां पर देखिए आपके पास जब आपका ठोस सोडियम धातु क्लोरीन गैस से क्रिया करता है ना, क्रिया करता है करके ठोस सोडियम क्लोराइड। अब देखो ये सोडियम अलग था और यहां पर Cl मिल गई ना, क्लोरीन गैस मिल गई, और फिर ये मिल गया तो ये सोडियम क्लोराइड बन गया, NaCl बन गया। अब NaCl बन गया, देखो दो से क्या बना? यहां पर एक बना। जब दो से एक बनता है तो उस वक्त बोलते हैं हम क्या? संयोजन। जैसे मैंने बताया था AB एक से दो तो अपघटन, और दो से एक तो संयोजन। क्लियर हुआ आपको बात? ये आपका संयोजन हो चुका है प्यारे बच्चा। चलिए भाई आगे बात करें। अगला जो प्रश्न आपके पास है वो है, विच कंपोनेंट ऑफ फूड इज डाइजेस्ट बाय द बाइल जूस विच इज सेक्रेटेड बाय लिवर। यकृत से स्रावित पितरस द्वारा भोजन के किस घटन का पाचन होता है? बाइल जूस क्या करता है आपको ये पूछा गया है। तो देखिए, जो बाइल जूस होता है ना, या फिर बोल सकते हैं क्या लिखा है यहाँ पे? पितरस क्या करता है? वसा, फैट को तोड़ता है, फैट को तोड़ता है और पाचन क्रिया में हमें हेल्प करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके पास है, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व इन द किलिंग ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को मारने के लिए हमारे जठर नाल का कौन सा भाग है? आपसे पूछा गया है। तो जो स्टमक होता है, जो आपका अमाशय होता है, अमाशय में क्या होता है? आपका HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो क्या करता है? जो जठर नाल में जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनको क्या कर देता है? नष्ट कर देता है, जो हानिकारक होते हैं हमारी बॉडी के लिए, उनको HCl खत्म कर देता है। तो HCl एक ऐसा अम्ल है जो हमारे अमाशय में कुछ ऐसे जीवाणु होंगे जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, उनको क्या कर देगा? वो नष्ट कर देगा। चलिए आगे बात करेंगे। अगला जो प्रश्न आपके पास दिया गया है, नेम द कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्ट बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमन। उस कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या है जो जुगाली करने वाले पशुओं द्वारा पचाया जा सकता है किंतु मानवों द्वारा नहीं पचाया जा सकता? तो ऐसा कौन सा वाला कार्बोहाइड्रेट है? तो आपने सुना होगा जो सेलुलोज होता है, सेलुलोज मानव द्वारा नहीं पचाया जाता। ये जो जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं उसको पचाते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट सबके सब, लेकिन हम सेलुलोज को नहीं पचा पाते। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज और माल्टोज को कौन पचाते हैं? जो जुगाली करने वाले, जैसे गाय भैंस, उनको खाते हैं, पेड़ पौधों को खा सकते हैं, तो वो ग्लूकोज को वो सेलुलोज को पचा लेते हैं। क्लियर है बात? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। आपसे पूछा गया प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी कौन सी है? प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी कौन सी है आपसे पूछा गया है। तो प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी होती है मलेरिया। चलिए भाई, तो ये क्वेश्चन आते हैं तो मलेरिया के बारे में आगे बात करेंगे, जितनी बीमारियां हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ टिनोफोरा।
टिनोफोरा का सामान्य नाम क्या है? टिनोफोरा का सामान्य नाम है आपका कंकतदर। क्या बोलते हैं? कॉम जेलिस बोलते हैं इसका। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होने वाला है। तो इस तरह से मैंने आप सभी को साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करवाए, जीके के करवाए और करंट अफेयर्स। ये 30 क्वेश्चन आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं आपके पास? फिर से देख लीजिए, टोटल 30 प्रश्न आएंगे और 30 प्रश्न में से आपको देख लिया रेशियो आपने, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स आएंगे, 8 से 10 आपके जीके के आएंगे और 8 से 10 आपके पास साइंस के आएंगे। तो ये रेशियो रखना है आपको अपनी तैयारी के लिए। तो ये आपको इस तरह से मेहनत करनी है। और आप देख रहे हो चैप्टर कौन कौन से हैं, तो उन चैप्टर्स को हम फोकस करेंगे, उन चैप्टर्स को ज्यादा पढ़ेंगे जहां से आपके क्वेश्चन क्या हो, बिल्कुल सही हो जाए। एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ये है अग्निवीर का जो आपका मॉक पेपर्स दे रखे हैं, अग्निवीर के सैंपल पेपर्स दे रखे हैं, उसका पहला ये पार्ट है, ठीक है। और जैसे कि अभी इससे पहले जीके का पार्ट हुआ था, अब मैं आपको मैथ्स का पार्ट जो है वो बताने वाला हूं। क्वेश्चन क्या है? द सम ऑफ 4 एंड इट्स रेसिप्रोकल इज। तो 4 और उसके रेसिप्रोकल का जो सम है वो क्या होगा, ऐसा आपसे पूछा गया है। ये क्या आ गया है मुझे भी नहीं पता, इसको हटा देते हैं। तो 4 और उसके रेसिप्रोकल का सम आपसे पूछा गया है कि 4 और उसका रेसिप्रोकल, या फिर आप बोल सकते हैं 4 और इसके व्युत्क्रम का योगफल निकालना है। तो देखो व्युत्क्रम क्या होता है, जैसे 4 है, ये 4 है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा? इसका उल्टा, ठीक है। इसका उल्टा कैसा होगा? 1/4 हो जाएगा। 4 का व्युत्क्रम क्या होता है? 1/4 होता है। इसको हम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं अंग्रेजी में। तो 4 का व्युत्क्रम क्या हो गया? 1/4 हो गया। अब इन दोनों को क्या करना है? आपने जोड़ना है। 4 + 1/4 क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे गुरुजी ये तो हो गया 16 + 1 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा 17/4, है ना। अब आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। जब आपका एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल को ऐड करते हैं, या फिर ऐसा कुछ होता है ना कि जहां पे आपका क्या है, एक पूरा होल नंबर है और एक है उसका फ्रैक्शन, यानी एक हमारे पास भिन्न है और एक हमारे पास संख्या है, इन दोनों को जोड़ना है, तो आप डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं 4 1/4, है ना। तो ये हो जाएगा 4 × 16 और 1 17/4 हो जाएगा। ये आप ऐसे भी कर सकते थे, डायरेक्टली आप इसका आंसर भी निकाल सकते थे। चलिए अब चलते अगले सवाल की तरफ। HCF मतलब आपने क्या निकालना है? मौसप्पा निकालना है। इसका मौसप्पा किसका निकालना है? 12 18 और 22 का। तो 12 18 और 22 का मौसप्पा कैसे निकलेगा? आपको पता है 12 18 और 22 का मौसप्पा निकालना मैं आपको सिखाता हूं। ये तीनों एक ही पहाड़े में, ये या फिर आप बोल सकते हैं ये तीनों जो है, इनका जो HCF होगा वो कैसे निकलेगा? एक ही टेबल में जाने चाहिए। ये दोनों के दोनों 2 की टेबल में जाते हैं। 2 × 6 = 12 हो जाएगा, 2 × 9 = 18 हो जाएगा, 2 × 11 हो जाएगा। तो इसका मौसप्पा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 इसका मौसप्पा हो जाएगा। देखो अब इसको करने का एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूं, ठीक है। आपने क्या देखना है? देखो मौसप्पा क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसे कहते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं डिवाइजर को, हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अगर आपको ये ऐसी सबसे छोटी ऐसी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? ये जो तीनों को भाग्य दे देगी, मतलब इसको भी काट देगी, इसको भी काट देगी और इसको भी काट देगी, मतलब आसानी से ये तीनों के पहाड़े में चले जाएगी। तो अब देखो 3 ऑप्शन है मेरे पास, 3 के पहाड़े में 12 जाता है, 18 जाता है, लेकिन 22 नहीं जाता, तो ये तो हो ही नहीं सकता। फिर 6 के पहाड़े में 12 जाता है, 18 जाता है, लेकिन 22 नहीं जाता, तो ये गलत हो गया। फिर 2 के पहाड़े में तीनों जा रहे हैं, तो 2 इसका उत्तर हो सकता है। फिर 10 के पहाड़े में इनमें से कुछ भी नहीं जाता, तो 10 इसका उत्तर नहीं हो सकता है। आप ऐसे भी इस सवाल को कर सकते थे, ठीक है। अगला सवाल है, इफ द सम ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 126, 3 कंसेक्यूटिव नंबर, तो क्या बोल रहा है? 3 क्रमिक पूर्णांकों का जो योगफल है वो दे रखा है 126, ठीक है। मतलब 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो सम है वो क्या दे रखा है? 126 दे रखा है। तो आपसे पूछे सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक है। तो आप देखो पहली संख्या आप क्या मान लो? x मान लो, ठीक है। उससे एक ज्यादा क्या होगी? उससे अगली वाली x + 1 हो जाएगी, उससे अगले वाली क्या हो जाएगी? x + 2 हो जाएगी। ये होगी ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ठीक है। ये क्या है? ये आपके कंसेक्यूटिव है, या फिर आप बोल सकते हो क्रमिक संख्याएं हैं, ठीक है। क्रमिक संख्याएं हैं, ठीक है, क्रमिक पूर्णांक है, ठीक है। इन तीनों का जो वो है क्या कहते हैं? योगफल है, या इन तीनों का जो सम है वो कितना दे रखा है? 126 दे रखा है, ठीक है। अब देखो इनको जोड़ो, 1 2 3, ठीक है। ये आ गया 3x आ गया, और ये कितना आ गया? 2 + 1 3 आ गया, ठीक है। ये कितना हो गया? 126 हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 3x = 126 - 3, तो ये आ जाएगा आपका कितना? 122, ठीक है। 3 में से 6 गया, 123 हो गया। तो x कितना हो जाएगा? 3 × 4 = 12, 3 ही कम 3 41 हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहे सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो देखो ये x की वैल्यू 41 होगी,
अगली क्या होगी 42, अगली क्या होगी 43, तो सबसे बड़ी कौन सी होगी 43 इसका सही जवाब है। समझ आया कि नहीं है? चलिए अब बढ़ते, देखो मैंने क्या करा, मैंने मान लिया एक संख्या x है, एक उससे एक ज्यादा है, एक उससे दो ज्यादा है, ठीक है, तीनों को जोड़ा, x और x को एक साथ जोड़ो, इसके आगे एक है, इसके आगे एक है, इसके आगे एक है, तो 1 2 3, 3x हो गए ना, 3x हो गए, फिर एक यहां तो कुछ था ही नहीं, 1 2, 2 और 1 3 हो गया, 3x प्लस 3 126 हो गया। अब ये जो है आपको याद रखना है, जो आपका इज इक्वल टू का साइन होता है, बराबर का साइन होता है, उसके जब भी दूसरी साइड जाता है तो वो उल्टा हो जाता है। यहां एक इसमें जोड़ में +3 प्लस में, उधर जाके क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, तो 123 आ जाएगा, तो 3x 123 के बराबर हो गया है ना। यहां पे आप समझो 3x किसके बराबर हो गया, 123 के बराबर हो गया। 3x अगर 123 के बराबर होगा तो x किसके बराबर होगा, 123 भागा 3, तो ये हो जाएगा 3 चौको 12, 3 एकम 3, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 41 हो जाएगा। अब पहली संख्या 41 होगी, अगली क्या हो जाएगी 42 हो जाएगी, उसके अगली क्या हो जाएगी 43 हो जाएगी, तो इसका सही आंसर क्या आएगा 43 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बोल रहा है द वेट ऑफ 12 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज गिवन बिलो, ठीक है, तो 12 विद्यार्थियों का जो 12 छात्रों का, विद्यार्थियों का जो वजन है वो नीचे दिया गया है। अब आपने क्या निकालना है, इसमें एवरेज निकालना है, या फिर आप ये बोल सकते हो औसत निकालना है। औसत कैसे निकलता है? औसत बहुत ही आसान तरीका है औसत निकालने का। आपको जितने भी आपके वो दे रखे ऑब्जर्वेशन दे रखे, या जितने भी आपको दे रखे, वो आप उन सबका क्या कर लो, ऐड कर लो, और बट्टे में लिख लो कितने नंबर्स दे रखे या कितने छात्र दे रखे, जितने भी छात्रों का वजन दे रखे ना, आप उन सबको जोड़ लो, ये 40 45 इन सबको जोड़ना है, ठीक है। और बट्टे में क्या करना है, बट्टे में 12 छात्र है तो बट्टे में क्या लिखना है आपने, 12 लिखना है। अब इन सबको जोड़ना पड़ेगा, इन सबको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अब जोड़ते हैं तो देखो 40 ही हो गया, 40 और 60 कितना हो जाएगा, 100 ही हो गया, ठीक है, 100 ही हो गया। अब ये है 80 8 कम 8 अन्ना 16 8 24, ठीक है, 240 ही हो गया, ठीक है। तो 240 प्लस 100 कितना हो गया 340, तो अभी तक हमारे पास 340 हो गया। 45 और 45 कितना होता है, 90 होता है, तो ये 90 हो गया, और ये आपका आ गया 90, और फिर उसके बाद है 88, ये है 55 है, ये 65 है, 65 है, 65, 3 बार 65 है, तो 65 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 5 15, 3 6 18 19, 195 हो गया, ये 195 हो गया, ठीक है। अब क्या है, यहाँ है 55 को अगर मैं 50 बना दूं तो इसके पास 5 बचेगा, 50 ही हो गया, और कुछ है नहीं, चलो 55 को 55 ही बनाते, फिर 55 ही हो गया, और 88 ही हो गया, ठीक है। 55 प्लस 88 कितना हो जाएगा, 8 2 10, 10 और 3 13, कैरी 1, 5 1 6, 6 4 10 और 4 14, 143 हो गया, है ना। अब इन सबको जोड़ो, जोड़ना आना चाहिए बेटा, जोड़ना तो बहुत ही आसान है। 5 और 3 8 आ जाएगा, 9 9 18, 18 और 4 कितना होता है 22, 22 और 4 कितना हो जाएगा 26, 26 का 6 कैरी 2, 3 2 5 1 6 1 7, तो ये आ जाएगा 768, 768, ठीक है। बारछक 72 हो गया, बारछक 72 हो गया, 72 73 74 75 76, ठीक है। कैरी कितनी होगी, हासिल 4 होगी, बर्चको 39 हो गया, ठीक है, 64 इसका आंसर आ जाएगा, बर्चको 39 64 इसका सही आंसर है, तो 64 kg इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अनीता appeared in 2 consecutive tests and scored 60 and 80 out of 100, ठीक है। अनीता कोई एक लड़की थी जो 2 परीक्षाओं में जो है वो भाग लेती है, 2 परीक्षाएं देती हैं, और उसमें उसके 60 और 80 नंबर आते हैं 100 में से, ठीक है। फिर बोल रहा है इफ द वेटेज ऑफ दीज एग्जाम इज 50% इच फाइंड हर फाइनल स्कोर। अगर इस मार्क्स लाने के बाद भी जो वेटेज है, या फिर आप कह सकते हो जो इसका भारांक है, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है 50% इसका वेटेज है, तो आपसे पूछ रहा है कि फाइनल स्कोर कितना होगा, या फाइनल स्कोर कितना आएगा, ठीक है। अब एक में आ रहे 60, ठीक है, 60 है तो वेटेज कितना है, सिर्फ 50% वेटेज है, तो 50% क्या होगा 60 का, तो 50% अपॉन 100 गुणा 60, तो ये हो जाएगा आपका 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 6 पंचे 30, ठीक है, तो सिर्फ 30 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बोलूं 80 का 50% क्या होगा 40 होगा, ठीक है, एकदम आधा हो जाता है 50%, ठीक है। अब इन दोनों का जोड़ लगाओ तो टोटल कितने नंबर हो गए, टोटल सिर्फ 70 ही नंबर जुड़ेंगे, ठीक है। इसमें बोला ना सिर्फ 50% वेटेज जुड़ेगा, मतलब 85% जो है 50% ही वेटेज जुड़ेगा, इसलिए हमने ऐसे करा। चलिए अब अगले सवाल की तरफ है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू 5। अब 5% किसके बराबर, इनमें से कौन सा 5% के बराबर है, आपसे ये बोल रहा है। 5% का मतलब क्या हो गया, 5/100 हो गया। अब ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो 1/20 इसका सही आंसर आ गया। 1/20 इसका बी जो है वो इसका सही आंसर है, 1/20 के बराबर ये होने वाला है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है द एजेस ऑफ मोहित एंड हिज सिस्टर। मोहित कोई लड़का है और उसकी जो बहन है, उनकी जो एज है वो 3:4 में है। अभी हाल की बात बोल रहा है, 3:4 में। इफ मोहित इज 18 साल
18 ईयर्स ओल्ड, हाउ ओल्ड इज हिज सिस्टर एट प्रेजेंट, ठीक है। मोहित और उसकी बहन की बात हो रही है, मोहित और उसकी बहन की जो वर्तमान आयु है वो 3:4 में, ठीक है। चलो तो 3:4 मान लिया, ठीक है, ठीक है। फिर आगे बोल रहा है इफ मोहित इज 18 साल जो है वो आपका अपनी बहन से, इफ मोहित इज 18 ईयर्स ओल्ड, हाउ ओल्ड इज हिज सिस्टर। अब ये है, ये मोहित है, आगे मोहित है, पीछे उसकी बहन है, या फिर सिस्टर बोल दो, जो भी बोलना है वो बोल सकते हो, ठीक है। समझ आए? अब एक चीज ध्यान से सुनो, जो आगे लिखा होता है ना वही आगे वाला होता है, जो पीछे लिखा हुआ है वही पीछे वाला है, ठीक है। अब आप मानो हमारे अकॉर्डिंग जो मोहित की जो उम्र है, ठीक है, और ये कौन है, ये है आपकी उसकी बहन, मोहित है। मोहित की उम्र कितनी है, 3 है हमारे अकॉर्डिंग, और उसकी बहन कितने साल की है, 4 साल की है। अब मोहित 18 साल का है, तो 3 किसके बराबर हो गया, 18 के बराबर हो गया। तो 3 के पहाड़े में 18 कितना जा जाएगा, 3 छक 18, ठीक है। 3 के पहाड़े में कितने बार गया, 6 बार गया। तो 4 के पहाड़े में भी कितने बार जाएगा, 6, तो 4 छक 24, तो ये आ जाएगा 24 साल, ठीक है। तो ऐसे करके आपने इसको करना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 38th वाला सवाल ये 3:7:x/4 दे रखा है, देन x इज इक्वल, x का इक्वल, ठीक है। अब देखो ये जो साइन है ना, ये जो आपको चिन्ह दिया हुआ है ना, इसका मतलब है बराबर, इसका जो मतलब है वो क्या होता है, बराबर होता है, या तो यानी ये क्या है, इज इक्वल टू 3:7 इज इक्वल टू कितना हो गया, x/4 है ना। अब ये रेशियो, ठीक है, ये हो गया। अब इसको क्या कर दो, आप इसको लिख दो 3/7, भिन्न में बदल दो, ठीक है, और ये हो जाएगा x/4, ठीक है। समझ आ गया? अब ये 4 जो है वो इधर चला जाएगा, और ये जो है आपका सॉल्व हो जाएगा, तो 3 × 4 हो गया, बटे में 7 आ गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 3 चको 12, 12/7, तो आंसर क्या आ जाएगा, x जो है वो 12/7 है, ठीक है। तो देखो आपको पता है कि ये जो सवाल मैं आपको करा रहा हूं वो सीधा अग्निवीर के उसमें दे रखे हैं, सैंपल पेपर्स में दे रखे हैं, तो ऐसे ही सवाल हमारे आने वाले हैं, ठीक है। अब आपको बोल रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2000 एट 6% पर एनम इन 3 साल, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा आपका पराठा इंटू रोटी इंटू टी, और बटे में क्या आ गया, 100 आ गया, ठीक है। अब पराठा कितना है, पराठा है 2000, ठीक है, 2000 का पराठा है, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो प्रिंसिपल रेट और टाइम, ठीक है। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट अगर आपको नहीं आता है तो सिंपल इंटरेस्ट का आप मुझे वो बताओगे, मेरे को मैसेज करना है, इसमें मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, ठीक है। तो देखो पराठा 2000 हो गया, रेट कितना हो गया, 6 हो गया, टाइम हो गया 3/100 हो गया, ठीक है। अब ये देखो 2 जीरो से इसके 2 जीरो कट गए, तो 20 × 6 × 3, तो ये आ जाएगा 6 दूना 12, 120 × 3, तो आंसर आ जाएगा 360। तो इसका जो सही आंसर है वो कितना है, 360। ऑप्शन नंबर 20 का जो है सही उत्तर है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला है अ कार कवर्स 38,000 मीटर इन 120 मिनट, ठीक है। तो आपसे पूछा व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार, तो स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो देखो आपको क्या बोल रहा है, डिस्टेंस कितनी है, 38,000 जो है इसकी डिस्टेंस है, और जो टाइम है वो कितना लग रहा है, 120 मिनट, या फिर आप बोल सकते हो इसमें जो है 120 मिनट। अब ये देखो ये किसमें, मीटर में, ये क्या है 120 क्या है, ये मिनट में, देखो, ठीक है। अब आपको बोल रहा है व्हाट इज द स्पीड, स्पीड आपने निकालनी, यानी आपने क्या निकालनी, गति निकालनी या फिर चाल निकालनी, ठीक है। तो किलोमीटर प्रति आवर में इसकी चाल या फिर गति निकालनी। अब कैसे निकालें, देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, आपको मैंने पहले भी बताया था, जो गति होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, दूरी बटे समय, ठीक है। अब दूरी कितनी है, ये है मीटर में, ये है मिनट में, ठीक है। या तो मीटर के साथ क्या हो, सेकंडों में हो, यहां क्या होना चाहिए, मीटर के साथ सेकंडों में, बट इसने साफ साफ बोला है किलोमीटर के साथ आवर में है, हमें उत्तर चाहिए, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हमें आंसर चाहिए। तो किलोमीटर कितना है, ये है 38,000 मीटर है, 38,000 क्या है, मीटर है। इसको किलोमीटर में अगर मैं चेंज करूं तो ये 38,000 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1000 आ जाएगा, तो 3 जीरो से 3 जीरो आ गया, तो ये आ गया आपका 38 किलोमीटर, ठीक है। टाइम कितना हो गया बेटा, टाइम हो गया आपका 2 घंटे, ठीक है। 120 मिनट का मतलब कितना होगा, 2 घंटे, 60 मिनट के 2 घंटे आ जाएंगे ना, 60 + 60 कितना होगा, 120, ठीक है। तो 2 को 38 से भाग लगाओ तो ये आ जाएगा 17, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 17। बहुत ही आसानी से आप इस सवाल को कर सकते थे। चलिए अब ये है द सम ऑफ, इन दोनों का आपने सम करना है, इन दोनों के आपने जोड़ लगानी है। तो क्या है, 2x + 3y - 9z ये दे रखा है आपको, ठीक है। और ये दे रखा है 7y + 3z, ये दे रखा है कि नहीं दिया। आपने क्या करना है, पहले जो एक जैसे है ना, अब देखो जो आपके एक जैसे दिख रहे हैं आपको, ठीक है। जैसे ये देखो ये y है, यहां पे भी y है, उसके नीचे लिख दिया, z के नीचे z लिख दिया, और ये लिख दिया, और हमने इनका क्या निकालना है, योगफल निकालना है, यानी जोड़ करना है। तो जोड़ेंगे इसको, तो देखो यहां पे देखो, यहां पे क्या है, लेकिन यहां पे देखो, यहां पे क्या है, -3 -9 और +3 है, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखो, जब दो विपरीत साइन होते हैं, दो अलग अलग साइन होते हैं, तो हमेशा माइनस करो,
हमेशा क्या करो, माइनस करो। जब साइन सेम है, जैसे -9 और -3 है, भले ही ये माइनस के साइन है लेकिन इन दोनों के साइन क्या है, एक जैसे, तो आपने हमेशा जोड़ लगाना है, यानी आपने इसमें क्या करना है, ऐड करना है, तो ये 12 आ जाएगा। ठीक है, समझ आया? साइन किसका आ जाएगा, हमेशा बड़े वाले का। यहां पे भी वही चीज करना है, जब दो विपरीत साइन है तो आपने क्या करना है, हमेशा हमेशा घटाना है। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, है ना। 9 में से 3 घटाऊंगा, 6 आ जाएगा। साइन किसका लगाना है, बड़े वाले का लगाना है। बड़ा वाला क्या है, माइनस है, तो -6 आ जाएगा। -6z आ गया, 7 और 3 क्या हो गया, 10y हो गया, और ये 2x हो गया। तो ये इसका सही आंसर होगा, 2x + 10y - 6z इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। समझ आया कि नहीं है? चलो अब ये क्वेश्चन है, आपको देखो बहुत ही आसान तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हो। ठीक है, 2m - 3 = m/3 है, +7 है। ठीक है, अब देखो आप क्या करो, 2m - 3 है और क्या है, m/3 है, +7 है। अब मैं आपको दो तरीके से कराऊंगा। देखो अब या तो ऐसा करो, ये जो आपके जहां जहां आपको वो दिखती है ना इंग्लिश की अल्फाबेट या इंग्लिश में दिखता है, उसको एक साइड रखो, तो ये आ जाएगा 2m। मैंने आपको अभी ये बताया था कि अगर = के उस साइड, बराबर के उस साइड प्लस में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। हो गया, और ये -3 है, ये +3 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, ये 10 हो गया। इसको करोगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 6m - m / 3। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5m / 3 = 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 5m / 3 = 10 हो गया, तो m कितना हो जाएगा, m हो जाएगा 10 × 3 / 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6। तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6। समझ आया? तो ये 3 क्या हो गया, यहां भागा में था, उधर जाके किस में चला गया, गुणा में चला गया। ये 5 किस में था, भाग में था, तो उधर जाके मतलब गुणा में था, तो इधर जाके किस में आ गया, भाग में आ गया। तो ये आ जाएगा 5 दूना 10, 2 × 3 कितना हो गया, 6। 6 इसका सही उत्तर है। अब आप बोलोगे सर मैं तो ये कर ही नहीं पाऊंगा, या गुरुजी मेरे बस का तो इतना मुश्किल सवाल है ही नहीं। तो आप क्या करो, आप इसको रखो यहां पे। आपको पता है m का मान जो है वो इनमें से एक होने वाला, कोई भी एक होने वाला, हो सकता है ये हो सकता है ये हो सकता है ये हो सकता है ये। तो आप क्या करो, m की जगह पे सबसे पहले 18 रखो। ठीक है, रखा। ठीक है, फिर यहां पे 18/3 आ गया, +7 आ गया। ठीक है, अब देखो 18 दूना 36, 36 में से 3 घटाऊंगा कितना आ जाएगा, 33। यहां करूंगा 3 6 18, तो 6 6 12 1 13। क्या 33 और 13 बराबर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है जी, ये गलत हो गया। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, मैंने कहा हटाओ जी इसको, हटाओ जी इसको। फिर मैंने क्या करा, मैंने दूसरे वाले को रखा। दूसरा क्या रखा मैंने, 6 रखा। अब 6 रख के मैं देखता हूं क्या होता है। तो 2 × 6 - 3 / 6 × 3 +7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 दूना 12, 12 - 3 हो गया, 3 ये 2 हो गया, 2 + 7, तो ये हो गया 9, और ये हो गया 12 में से 3 गया 9। तो देखो 9 = 9 आ गया। तो ये हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है। इसके अलावा उत्तर आप यहां पे 4 रखते तो ये हो जाता 4 दूना 8 - 3, तो ये हो जाता 5, और ये हो जाता 4/3 +7। ये करके ही फायदा नहीं है, क्योंकि ये आएगा भिन्न में उत्तर और ये आएगा आपका पूर्णांक में, तो ये हो ही नहीं सकता आंसर, है ना। समझ आ गया? अगला है 4 के बाद 10 रखता, तो 10 दूना 20 हो जाता, 20 - 3 कितना होता है, 17 होता। और यहां रखता 10/3 +7 होता, तो ये उत्तर ही नहीं आ सकता, क्योंकि ये आ जाएगा भिन्न में, और ये आ जाएगा किस में, आपका पूर्णांक में, या फिर आप कह सकते हो होल नंबर्स में। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन है। देखो, इफ द 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर, चतुर्भुज की बात हो रही, चतुर्भुज के जो चारों वो हैं, क्या कहते हैं, कोण है, वो दे रखे हैं, और वो क्या दे रखे हैं, 1 2 3 और 2 में रेशियोज में दे रखे हैं। तो आपसे पूछ रहा है सबसे छोटा क्या होगा। देखो 1 है, 2 है, 3 है और 2 है। ठीक है कि नहीं, 1 2 3 2 है। ठीक है, अब आपको पता है इन सबका जो जोड़ होगा, इन सबका जो सम होगा, ठीक है, इन सबका जो योगफल होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा 360 के बराबर। किसके बराबर होगा, 360, क्योंकि चतुर्भुज के सारे कोणों का जो वो होता है, क्या कहते हैं, जोड़ होता है, वो कितना होता है, 360 होता है। अगर मैं बात करूं त्रिभुज की, तो त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं उनका जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक चतुर्भुज की बात हो रही है, तो चतुर्भुज का क्या होगा, 360 होगा। ठीक है, अब ये चतुर्भुज को जोड़ेंगे, 3 2 5 5 2 7 7 और 1 8 आ गया। ठीक है, 8 आ गया। अब एक अब 8 जो है मेरा किसके बराबर है, 360 के बराबर है। यानी 8 की जगह पे क्या है, मेरे अकॉर्डिंग जो है, मेरे जो कोण दिए गए थे वो 1 2 3 2 दिए थे। इन कोणों का मेरा योग क्या आ रहा, 8 आ रहा है। लेकिन जो प्रॉपर्टी है या फिर जो उसकी वो बातें बोलते हैं, वो बोलते हैं 360 होना चाहिए। ठीक है, तो अब अगर मैं देखूं तो 8 को किससे गुणा करा है कि 360 आ गया, तो आप बोलोगे सर मेरे को नहीं पता, तो आप कोई बात नहीं, यहां भाग लगा दो, भाग लगा के पता चल जाएगा किससे गुणा करा। 8 से को 32 हो जाएगा, तो 32 और 6 4 8 पंचे 40 हो जाएगा। यानी किससे गुणा करना है, 45 से गुणा करा। 8 को जब 45 से गुणा करा तो 360 आ गया। तो अब यही गुणा आपने क्या करना है, इन कोणों में भी करना है, क्योंकि मुझे सिर्फ छोटी वाली निकालनी है, तो ये सबसे छोटी एक ही है, एक से छोटा कुछ भी नहीं है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। समझ आया?
गुड, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला बोल रहा है अ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, अब देखो एक सम बहुभुज। ठीक है, बहुभुज के बारे में मैंने आपको बताया था, बहुभुज के सारे फॉर्मूले भी मैंने आपको बता रखे हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, एक सम बहुभुज इस प्रकार है कि इसका प्रत्येक आंतरिक कोण जो है वो 135 है। अब देखो आंतरिक कोण है वो कितना 135 है, तो इसमें कितनी भुजाएं होंगी। ठीक है, समझ आया नहीं है? तो इसका जो प्रत्येक आंतरिक कोण है वो निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, n-2 गुणा 180 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, n। ठीक है, प्रत्येक निकालने के लिए n से भाग लगाने पड़ेगा। और अगर मेरे को उनका योग निकालना है, आंतरिक जितने भी आपके क्या है कोण है उनका अगर योग निकालना है वो किसके बराबर होगा, n-2 इंटू 180 होने चाहिए थे। बट क्योंकि मेरे को प्रत्येक निकालना है तो मैंने n से क्या लगा दिया, भाग लगा दिया। ठीक है, अब ये किसके बराबर है, ये दे रखा है 135। अब आपके पास दो तरीके से सॉल्व करने का तरीका है, दो तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हो। पहला तो आप इसको सॉल्व कर लो, n वहां जाके किस में चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा, 135 n हो गया। ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा पुत्र n-2 इंटू 180, तो ये आ जाएगा 180 n आ जाएगा माइनस 360 हो जाएगा। ठीक है, समझ आया कि नहीं है, ये 135 n हो जाएगा। अब 135 यहां आ जाएगा तो ये हो जाएगा 180 n माइनस 135 n हो जाएगा, तो ये 360 हो गया मेरा भाई। ठीक है भाई जी, समझ आया कि नहीं आया, समझ आया नहीं आया। ठीक है, अब इसको घटाओ, 5 में से 10 गया 5, 18 नहीं बल्कि कितना जाएगा 17, 17 में से 13 गया तो कितना हो जाएगा 45। ठीक है, 45 n 360 के बराबर हो गया, तो n किसके बराबर हो गया, 360 भागा 45, तो 9 पंचे 45 हो गया, 9 चौको 36 हो गया, 5 8 40, तो कितनी होगी उसकी, कितनी भुजाएं होंगी, 8 भुजाएं होंगी, ये आपने याद रखना है। ठीक है, अब देखो यही चीज आप यहां पे फॉर्मूले में ऐसे करके पुट कर सकते थे, n-2 इंटू 180 भागा n था। अब एक एक करके पुट करते, पहले 10 रखता हूं, 10 में से 2 घटाऊं तो कितना आ जाएगा, 10 में से 2 घटा के 8 आता है। ठीक है, तो 8 इंटू 180 बटे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 0 से 0 गया तो ये कभी भी मेरे को आधा 64 देगा। ठीक है, ना कि 135 देगा, तो 10 तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, 10 को लग गए 10। ठीक है, अब आते हैं 12 पे, 12 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 12 में से 2 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 गुणा 180 आ गया और भागा में कितना आ गया, 12 आ गया, तो 4 से 12 आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 4 के टेबल में, 15 चौको 60, तो 150 आ रहा है ना कि 135, तो ये भी उत्तर नहीं हो सकता। अब आ जाओ सीधा 15 पे, किस पे आ जाओ, 15 पे, तो 15 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 15 माइनस 2 हो जाएगा 13, 13 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 या 15, ये आ जाएगा 6 या 18, तो ये आ जाएगा 12 पंचे 60, 13 दूना 26, और ये आ जाएगा 13 कम 13 14, 146 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। तो बचा सिर्फ एक आखिरी वाला जो कि 8 है, तो 8 में से 2 गया तो कितना हो गया, 6 गुणा 180 और नीचे आ जाएगा 8। ठीक है, तो ये आ गया 4 दूना 8, ये आ जाएगा कितना 9 दूना 18 एक बार आ जाएगा, फिर उसका 45। ठीक है, 45 चक्को 180 होता है ना, तो 2 3 6 हो गया, तो ये आ गया 135। ठीक है, समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक आपका क्या बोल रहा है, एक धागे की सहायता से 28 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा एक आयत बनाया गया है। ठीक है, एक आयत हमें दिया गया है। ठीक है, समझ आया। फिर उसी धागे के एक वर्ग बनाया गया है और उसी धागे को क्या करा, फिर चेंज करा और बना दिया एक वर्ग। तो आपसे पूछा है वर्ग की भुजाएं की लंबाई क्या होगी। अब एक बात बताओ, जब मैं वो धागा मैंने बनाया, क्या बनाया, सबसे पहले आयत बनाया यानी रेक्टेंगल बनाया, और जब मैंने धागा को खोला तो क्या बनाया, मैंने एक आयत वो बनाया, पहले आयत बनाया फिर एक वर्ग बनाया। ठीक है, मतलब एक स्क्वायर बनाया। क्या मैंने कभी भी धागे को तोड़ा बीच में से, नहीं। तो जो उसका जो धागे का परिमाप था, जो माप था, परिमाप था, वो क्या हुआ, बिल्कुल भी नहीं बदला। ठीक है, तो दोनों का जो परिमाप होगा वो बराबर होगा। तो दोनों परिमापों को क्या करेंगे हम, आप बोल सकते हो कंपेयर करेंगे या फिर बराबर रखेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं एक आयत का जो परिमाप होता है यानी रेक्टेंगल का जो परिमाप होता है वो होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, है ना। और बात करूं एक वर्ग के परिमाप की तो होता है 4 गुणा साइड, 4 गुणा भुजा। समझ आ गया। अब यहां पे देखो, यहां पे जो आपको लंबाई दे रखी वो दे रखी 20 और चौड़ाई दे रखी 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 गुणा साइड। ठीक है, अब इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 30 दूना 60 हो गया, ये 60 हो गया, 60 गुणा 4 इंटू साइड। ठीक है, तो साइड कितना हो जाएगा, साइड को कर दो 4, 60 को कर दो 4 से भागा, तो ये आ जाएगा 15। तो साइड कितनी होगी 15, है ना। अब आपसे पूछ ही रहा था कि इसकी साइड कितनी होगी वर्ग की, तो वो होगी 15। ठीक है, अगर इसका परिमाप पूछ लेता तो 15 इंटू 4 हो जाता, यानी 60 इसका उत्तर हो जाता अगर पूछता परिमाप। लेकिन इसने क्या पूछा है, सिर्फ आपको पूछिए भुजा, तो भुजा कितनी हो जाएगी 15। चलिए अगले सवाल में, एक रनिंग कंपटीशन था। अच्छा, ये तो खैर इंटेलिजेंस वाले गुरुजी का आ गया, और कुछ सवाल है हमारे मैथ के नहीं है, तो अब इंटेलिजेंस वाले गुरुजी ही करेंगे इसके आगे। वैसे तो 4 ही सवाल हैं, इंटेलिजेंस वाले गुरुजी अपने आप करते हैं। तो बच्चों अभी आप लोगों ने मैथ्स वाले सर से जो क्वेश्चंस थे वो मैथ्स के आपने पढ़े। अब हमारे पास यहाँ पर रीजनिंग यानी कि आपका जो है तर्क शक्ति वाले जो सवाल हैं वो हम लोग करेंगे।
अब यहां पर आप जरा प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं मेरे सामने एक सवाल एक प्रश्न है, कह रहा है कि भाई एक दौड़ है आपका, उसकी दौड़ की प्रतियोगिता हो रहा है, उसमें एक खिलाड़ी जो है उसका जो स्थान आया है ऊपर से वो 14वां आया है और नीचे से उसका जो स्थान है वो 13वां है। तो कह रहा है कि बताइए कि खिलाड़ियों की वहां पर कुल संख्या कितनी होगी। तो इस टाइप का जब सवाल आता है बच्चों तो आपने एक चीज हमेशा याद रखनी है, इसमें आपका एक छोटी सी ट्रिक काम करती है। वो क्या करती है कि भाई आपको जब भी कुल छात्रों यहाँ पर कुल छात्र या कुल जितने भी चीजें आपका कुल संख्या पूछी हो तो कुल संख्या आपका जो है वो कैसे रहेगा, ऊपर से स्थान, ठीक है, ऊपर का स्थान प्लस आपका जो है नीचे का स्थान, ठीक है। अब चूंकि ऊपर से और नीचे से जब गिनोगे तो वो जो आपका स्थान है यानी जो बंदा आपका खिलाड़ी है वो एक ही पोजीशन पे 2 बार आ जाएगा। इसके लिए क्या किया जाता है, उसको एक बार माइनस कर दिया जाता है। ये फॉर्मूला अगर आप लगाते हो तो आप याद रखना इसमें आप क्या कर सकते हो, टोटल जो संख्या है यानी कुल संख्या है उसको निकाल सकते हो। तो देखिए 14 + 13 - 1 तो आपका कितना हो जाएगा भाई, ये आपका है ना 4 3 27 - 1 यानी कि 26। तो 26 यहां पर कुल संख्या आपका आ गया। अब इसी में आपका जो है मान लो कुल संख्या दे रखा होता और आपको या तो ऊपर या नीचे का किसी में भी आपका नीचे से उसका स्थान कितना है या ऊपर से उसका स्थान कितना है, या जैसे एक लाइन में कोई खड़े हैं दाएं से स्थान कितना है बाएं से स्थान कितना है, इसी टाइप के जब आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये फॉर्मूला आपने जरूर यहां पर याद रखना है। इस फॉर्मूले को आपने भूलना नहीं है प्यारे बच्चों। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बेटा हमारे पास है कि भाई यहां पर देखिए ये कोडिंग वाला आपका जो है सवाल है। कोडिंग अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपका अर्थ EARTH, आप जरा ध्यान से देखिए EARTH है, इसको आपका जो है कैसे लिखा है आपका AERHT। अब जरा प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखो बीच वाला जो तीसरे नंबर का जो बीच वाला है उसकी जो पोजीशन है वो वहां पर बिल्कुल भी बदली नहीं गई है। लेकिन अगर आप देखें शुरू वालों को तो इनको अदला बदली कर दिया और ऐसे ही लास्ट वालों को भी देखें तो इनको भी क्या कर दिया है, अदला बदली कर दिया है। अब ऐसे ही देखेंगे जरा डांस का, क्या इसमें भी ऐसा ही हुआ है क्या, है ना। डांस को आप जरा देखिए, है ना, तो यहां पर आप देखेंगे ADNEC, तो देखिए A यहां पर बदल गया और D बदल गया। N को जो है जो बीच वाला है आपका देखिए उसको बिल्कुल भी यहां पर जगह नहीं बदला है। C का आप देखेंगे तो यहां पर भी जगह बदल दिया। ऐसे ही आप पूछ रहा है हार्ट का जो कोडिंग होगा वो क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है भाई आपने, देखो इसको, है ना, आपको पता है बीच वाले की जगह नहीं बदलनी है, बाकियों की आप क्या कर दीजिए भाई जगह बदल दीजिए, ठीक है। तो EHATR यानी ऑप्शन डी यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट हमारे पास अगर आप ध्यान से देखेंगे ये क्वेश्चन देखिए, ये प्रश्न को आप पढ़िए, देखिए वो क्या कह रहा है कि आपके पास एक अंग्रेजी का शब्द है प्रोड्यूसिंग। भाई प्रोड्यूसिंग आपको जो है यहां पर एक शब्द दे रखा है। अब यहां पर देखिए बच्चों आपसे वो पूछ रहा है कि जो अंग्रेजी अक्षर हैं, ठीक है, तो अंग्रेजी अक्षर आपका जो है यहां पर शुरू से यानी असेंडिंग में आपका रखना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, यानी जैसे ABCD ऐसे आता है ना आपका, उसी क्रम में आपको जो है यहां से जो अंग्रेजी अक्षर हैं अल्फाबेट्स हैं उनको चुनना है और फिर उसको रखना है। तो पहले तो हम इतना करते हैं, फिर दूसरा वो ये कह रहा है कि इनमें से जब आप इसको इस टाइप से रखोगे तो वो कौन सा ऐसा अक्षर है जिसने अपनी जगह नहीं बदली है, ठीक है। तो चलो रखते हैं, देखो आपको पता है ABCD ऐसे करके रखेंगे तो इसमें ABC, देखो C पहले आएगा, उसके बाद D, उसके बाद EFGHG देखो आ गया, फिर HI आ गया, देखो ये I, फिर JKLMNN आ गया, ठीक है, NO आ गया इधर देखो, OP, ठीक है, Q नहीं है, R आ गया, RSTU भी आ गया। तो सारे देखो शब्द हमने रख दिए हैं। अब आप देखिए यहां पर क्या ऐसी कोई शब्द है जो मैच कर रहा हो, कोई भी है क्या ऐसा, कोई भी नहीं है। तो हम कहेंगे आपका इसमें नन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कोई भी नहीं है। अगर मान लो ABCD को इस टाइप से रखा हमने, अगर इनमें से कोई ऐसा होता जो मैच कर रहा होता यानी जिसने अपनी जो जगह है वो नहीं बदली होती तो वही हमारा आंसर होता, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है।
आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इसके बाद है बच्चों आपका, जरा यहां पर देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में बाएं से दाएं। भाई आपको जाना है बाएं से दाएं की ओर। अब यहां पर 4 आपको जो है ढूंढने हैं, कहां कहां पर 4 है, पहले तो आपको यह काम करना है। दूसरा क्या करना है कि 4 के तुरंत बाद, यानी 4 के तुरंत बाद यहां पर एक क्या होनी चाहिए, आपका सम संख्या होनी चाहिए। सम संख्या क्या होती है पता है ना, वो संख्या जो 2 से भाग जाए, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तो 4 के तुरंत बाद एक सम संख्या होनी चाहिए। तो सम संख्या जरा देखिए यहां पर अभी कौन कौन सी है। यहां से शुरू करते हैं। देखो यहां पर एक तो ये 4 है, लेकिन इसके तुरंत बाद यहां पर सम संख्या नहीं है, तो ये नहीं होगा। यहां पर आप देखिए अगला 4 ये है, लेकिन इसके तुरंत बाद सम संख्या है, तो 1। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो ये यहां पर आपका जो है देखिए इसके तुरंत बाद सम संख्या है 2। और ऐसे ही आगे देखेंगे तो आपका, और ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। तो यहां पर 2 ही हमारे ऐसे नंबर हैं, 4 हैं, जहां पर आपका उसके तुरंत बाद क्या है, एक सम संख्या है। तो 2 हमारा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए इतनी सी बात क्या आपको क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहां पर अगर आप देखें, ये जो आपका यहां पर दे रखा है, इसमें क्या है, पहले 2 में जो आपका रिलेशन या जो संबंध पहले 2 में है, वही संबंध आपको इन 2 में भी दिखाना है, और वही संबंध फिर आगे अगले 2 में दिखाना है। यही रूल को फॉलो करते हुए, यही नियम को लगाते हुए आपको अपने प्रश्न का उत्तर निकालना है। अब आप एक चीज देखिए, पहला पार्क है, आप PARK, ये यहां पर 4 अंग्रेजी के अल्फाबेट हैं, 4 अंग्रेजी के अक्षर हैं। अब यहां पर देखिए जरा, P से आपका जो है R की ओर जाना है। अगला है RCTM, आपको यहां से यहां जाना है। तो आप क्या करेंगे भाई, PQR, यानी कि यहां पर +2 कर दिया। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ABC, यहां पर भी +2 कर दिया। यहां से यहां देखेंगे तो RST, यहां भी +2 कर दिया। K से अगर आप देखेंगे तो LM, यानी कि +2 कर दिया। सब में आपका +2 हो रहा है। क्या जो अगला हमारा समूह है उसमें भी यही हो रहा है? अगला समूह देखिए हमारे पास क्या है, DRAW और है FTCY। तो DEF यानी +2, RST यानी +2, ABC यानी कि +2, WXY यानी कि यहां पर भी +2। आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, सब में +2 हो रहा है। अब आगे हमें निकालना है अपना जो संख्या है, अपना जो प्रश्न वाला है उसका निकालना है, TIDE। तो अब बच्चों हमें क्या करना है, यहां पर सब में +2 करना है भाई, ठीक है। चलिए तो देखिए, TUVIJK, ठीक है। उसके बाद आपका जो है DEFEFG, तो VKFG। अब बताइए ये हमारा उत्तर आ गया। कहां आपको लगता है ये? ऑप्शन नंबर बी में। बताइए। इसी टाइप से बच्चों आपको ये जो सवाल हैं ये करने हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद आप सभी को।